यहाँ ध्यान दे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, यही थे ना? परिवहन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? परिवहन तंत्र। जिसमें हम तुम लोग को कुछ पढ़ा दिए थे ना, तो उसका रिवीजन करते हैं। पहले बताए थे परिवहन किसको कहते हैं, बताए थे ना? परिवहन किसको कहते हैं? जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लिए हैं, उसको पूरा शरीर में पहुंचा दिए, तो वो क्या कहलाया? परिवहन। क्या कहलाया? भोजन करते हैं, तो भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दो, परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पानी पिए हैं, पानी को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दो, क्या कहलाएगा? परिवहन। क्या कहलाएगा? अब उस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वो भोजन हो या वो पानी हो, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया ना। अब प्रत्येक कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ बना है, बताए थे ना, जो हानिकारक पदार्थ बना है या अनुपयोगी पदार्थ बना है, उसको आप सही से बाहर भी निकालना है ना। इधर से ले गए, उधर जो कचरा बना है, वो कचरा को बाहर भी करना है ना। तो कचरा को कहाँ पहुँचा देना है? उस अंग तक पहुँचाना है जहाँ से उस शरीर से बाहर निकल जाए। इसको क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन किसे कहते हैं? तुमको बताए थे परिवहन किसे कहते हैं, तो बताए थे परिवहन किसे कहते हैं, तो बताए थे उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से प्राप्त कर, उनको मूल स्रोतों से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, शरीर से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं से निकाल कर, कोशिकाओं से उस अंग तक पहुंचा देना, उस अंग तक पहुंचा देना जहां से शरीर से बाहर निकल, जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। तुमको समझ आ गया ना? क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं? जैसे इधर से ऑक्सीजन ले गए, तो ऑक्सीजन हो गया उपयोगी पदार्थ, प्रत्येक कोशिका में पहुंचा है, प्रत्येक कोशिका में पहुंच के ऑक्सीजन क्या किया है? तो कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज को क्या किया है? अपघटन किया है, ग्लूकोज को जलाया है। तो ग्लूकोज को जलाने के बाद क्या बना है? H2O बना है, ऊर्जा बना है, और CO2 बना है। CO2 क्या हो गया? हानिकारक पदार्थ हो गया, अनुपयोगी पदार्थ हो गया। अब उसको निकालेंगे, निकाल के कहाँ पहुँचाएंगे? तो उस अंग तक पहुँचाएंगे जहाँ से वो शरीर से बाहर निकल जाते। कहाँ पहुँचाएंगे? फेफड़ा में। कहाँ पहुँचाएंगे? फेफड़ा में पहुँचा देंगे ना, फेफड़े से शरीर से बाहर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? ऐसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो हम ले लिए हैं। अब फिर जो अपचा भोजन होता है, अपचा भोजन तो उसे कहाँ पहुँचा देते हैं? मलाशय में। कहाँ पहुँचाते हैं? मलाशय में पहुँचाते हैं। तो कहाँ है मलाशय? वह अंग है जहाँ से शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? परिवहन। क्या है? परिवहन के बारे में तुमको बता दिए थे ना। फिर बताया तो उनको परिवहन के बारे में बताए थे कि परिवहन जो होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय किसको बोलते हैं? वैसा जीव जो जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। फिर बताए थे तो लोग बहुकोशिकीय। क्या बताए थे? वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। बताए थे एक कोशिकीय में हम दो चीज लिए थे ना, पहले लिए थे कोशिकीय पौधा, और फिर क्या लिए थे? कोशिकीय जीव। क्या लिए थे? एक कोशिकीय पौधा हम क्या लिए थे? एक कोशिकीय पौधा हम बताए थे, जैसे बताए थे यूग्लिना। क्या बताए थे? फिर बताए थे क्लेमाइडोमोनास, और फिर बताए थे शैवाल। क्या बताए थे? तो एक कोशिकीय जो पौधा है, तो उसका शरीर तो एक कोशिका से बना है, तो एक कोशिका मिलकर क्या बनता है? उत्तक। क्या मिलता है? और जब बहुत सारा उत्तक, वहाँ बैठना है तुमको, हिला होगा ना? ना हिला तो बहुत सारा कोशिका मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है? और बहुत सारा उत्तक मिलता है तो बनता है क्या? अंग। क्या बनता है? और बहुत सारा अंग मिलता है तो बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? और बहुत सारा अंग तंत्र मिलता है तो क्या बनता है? शरीर बनता है, बॉडी बनता है, यानी एक मनुष्य बनता है, एक जीव बनता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में तो एक कोशिकीय है, तो उसमें अंग बनेगा। तो बताओ उसमें जो भोजन का परिवहन होगा या खाद्य पदार्थ का परिवहन होगा या जल का परिवहन होगा, कैसे होगा? तो विसरण विधि द्वारा होगा। विसरण विधि मतलब क्या हुआ कि शरीर के कोई भी भाग से अंदर चल जाएगा और कोई भी भाग से बाहर। ऐसा नहीं कि हम लोग की तरह उसमें मुंह बना होगा, नाक बना होगा, इस तरह तो बनाना होगा, फेफड़ा बना होगा, इस तरह बना होगा क्या? यानी उसमें से भोजन जो है या जल जो है या खाद्य पदार्थ जो है शरीर के कोई भी भाग से अंदर चल जाएगा और कोई भी भाग से बाहर। इसी को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? जैसे रूजा में बताए थे, रूजा को पानी में रखते तो कोई भी भाग से अंदर घुस जाता है पानी, और उसको दबा देते हैं तो कोई भी भाग से बाहर निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा एक कोशिकीय जीव में या एक कोशिकीय पौधा में परिवहन कैसे होता है? तो बोला है विसरण विधि द्वारा। जैसे बोलेंगे कि एक कोशिकीय पौधा का नाम क्या है? तो यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और शैवाल को बोलते हैं कजली, जिसमें पैर पड़ता तो फिसल जाते हैं। समझ आया? इसमें कैसे होता है परिवहन? कैसे होता है? विसरण विधि द्वारा। कैसे होता है? फिर बताए थे एक कोशिकीय जीव, एक जैसे हो गया अमीबा, हो गया पैरामीशियम, हो गया, ये सभी परिवहन कैसे होता है? विसरण विधि द्वारा। कैसे होता है? फिर तुम लोग को बताया था क्या
फिर तुम लोग को बताया था पेड़ पौधा क्या लिए थे, बहुकोशिकीय जीव। क्या लिए थे, बहुकोशिकीय को हम दो भाग में बांटे थे, दो भाग में बांटे थे ना। एक बांटे थे बहुकोशिकीय पेड़ पौधा, बहुकोशिकीय मतलब वो जिसका शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना हो, बहुकोशिका लाएगा। पहले लिए थे पेड़ पौधा, क्या लिए थे, तो पेड़ पौधा भी पानी पीता है ना, जड़ के द्वारा पानी नहीं पीता है, और पानी को क्या करना है, प्रत्येक अंग तक पहुंचाना है, पेड़ पौधा के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना है ना। फिर पत्ती में क्या बनता है, भोजन। पत्ती में क्या बनता है, पत्ती में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो पत्ती में जो भोजन बन गया उसको प्रत्येक अंग तक पहुंचाना है कि नहीं, चाहे वो जड़ हो, तना हो, सबको पहुंचाना है भोजन। तो उसको पहुंचाने वाला तो कोई तो रहेगा ना। तो जो पेड़ पौधा में जो जल ग्रहण किया और जो पत्ती में भोजन बना है उसको पहुंचाने वाला जो उत्तक होता है पेड़ पौधा, उसको बोलते हैं संवहन उत्तक। क्या बोले थे, संवहन उत्तक। क्या बोले थे, कहेगा संवहन उत्तक किसे कहते थे, बोलना पेड़ पौधा में जल को तथा बना हुआ खाद्य पदार्थ को पहुंचाने वाले उत्तक को संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक बताए थे ना, यानी उसको जब जो भोजन बन गया है और जो जड़ के द्वारा पानी हम ग्रहण कर लिए हैं उसको पहुंचाने वाला जो वाहन होगा उसको क्या बोलेंगे, संवहन उत्तक। उसको पहुंचाने वाला उत्तक हो उसको क्या बोलेंगे, संवहन उत्तक। फिर बताए संवहन उत्तक पेड़ पौधा में दो प्रकार का होता है, बताए थे। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, बताए थे। एक जाइलम और एक जाइलम और एक जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम है जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से यानी जाइलम जो है जल को ले जाता है। जाइलम किसको ले जाता है, जल को। अब बता जल में क्या घुलता है, तो यूरिया डालते हैं। तो यूरिया किस में डालते हैं, तो यूरिया जब हम लोग डालते हैं तो पेड़ पौधा से मुँह हाँ कर ले रहता है, खा जाता है क्या, नहीं। तो कहाँ आता है, मिट्टी में। यूरिया कहाँ आता है, मिट्टी में। डीएपी कहाँ आता है, मिट्टी में। और मिट्टी में जाकर वो क्या करता है, पानी से उसको सिंचाई करते हैं, तो पानी में घुल जाता है। जब पानी में वो घुल गया तो पानी जब वो पिएगा पेड़ पौधा तो पानी से होते हुए क्या करेगा, वो भी चल जाएगा अंदर में। यानी जाइलम किसको ले जाएगा, तो जाइलम ले जाएगा जो से जाइलम, जो से जल, और जल में घुला हुआ खनिज लवण, जल में घुला हुआ। तो पूछेगा तुम लोग को बताओ कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन पेड़ पौधा में कौन करता है, तो बोलना है जाइलम उत्तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। जल एवं खनिज लवण का परिवहन पेड़ पौधा में कौन करता है, जाइलम उत्तक। फ्लोएम यानी फल, फोसे फ्लोएम, फोसे फ्लोएम, फोसे फल यानी भोजन, फल यानी तो पूछेगा पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम उत्तक। कौन करता है, भोजन बोले तो खाद्य पदार्थ, भोजन बोले तो पूछेगा पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन कौन करता है, तो बोलना है फ्लोएम। कोई दिक्कत है यहाँ तो, कोई दिक्कत है। फिर तुम लोग को बताया कि जाइलम जो होता है ना वो मृत कोशिका से बना होता है। किसका बना होता है, मृत कोशिका तो समझ रहा है ना, मरा हुआ कोशिका से बना होता है, मरा हुआ कोशिका से। क्योंकि जल तो हम कपड़ा भी धोते हैं, तो कपड़ा सजीव है क्या, जल से हम घर भी धो देते हैं, जल से हम अपना गाड़ी को भी धो देते हैं, तो सजीव है क्या। जल जो है किसी को भी दे देते हैं ना, लेकिन भोजन फ्लोएम किसको ले जाता है, भोजन फ्लोएम किसको ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है भोजन को। तो भोजन निर्जीव कभी करता है क्या, भोजन कौन करता है, सजीव। कौन करता है, तो फ्लोएम ले जा रहा है भोजन को, यानी फ्लोएम है सजीव। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम जो है सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि जाइलम जो है मृत कोशिका से मिलकर बना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो जाइलम मृत कोशिका से मिलकर बना होता है और फ्लोएम जीवित कोशिका यानी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना। फिर तुमको बताया था कि जाइलम जो होता है ऐसे बना दिए, यहाँ पर एक पेड़ है, क्या बना दिए, एक पेड़ बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं, पेड़ बना दिए ना। हाँ। इसका क्या है, ये जड़ है, क्या है, जड़ है। तो जड़ क्या करेगा, जाइलम जड़ क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। हाँ। और पानी को सोखेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, जाइलम उत्तक। क्या है, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक क्या करेगा, पानी को नीचे से कहाँ ले जाएगा, ऊपर। कभी ऊपर से नीचे लेके आएगा क्या, क्योंकि पानी तो नीचे है ना। हाँ। तो पानी को जाइलम उत्तक कहाँ ले जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। यानी जाइलम उत्तक का काम है पानी को हमेशा नीचे से ऊपर ले जाना, नीचे से यानी हमेशा एक ही दिशा में ले जाना। हाँ। किधर, ऊपर की ओर, किधर, यानी जाइलम उत्तक जल एवं खनिज लवण को एक दिशा में ले जाता है, एक दिशा में। यानी जाइलम उत्तक में जल एवं खनिज लवण का परिवहन एक दिशिक होता है, एक दिशिक। यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन फ्लोएम मान लो ये क्या है, यहाँ पर हम पेड़ बना दिए, क्या बना दिए, यहाँ पत्ता है, ये क्या है, पत्ता है, क्या है, एक यहाँ बना दिए, ये क्या है, पत्ता है, क्या है, पत्ता है। यहाँ क्या है, जड़। क्या है, बता भोजन कहाँ बनता है, भोजन बनता है कहाँ पर, पत्ती में। भोजन कहाँ बनता है, भोजन बनता है कहाँ पर, पत्ती में। कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। पत्ती में भोजन बन गया तो खाली पत्ती खाएगा क्या, जड़ भी खाएगा, तना भी को भी भोजन चाहिए, ऊपर जो शीर्ष भाग है उसको भी भोजन चाहिए ना भोजन। यहाँ भोजन बन गया, खाली पत्ती में रहेगा क्या, नहीं। उस भोजन का परिवहन होना है, तो भोजन को कौन ले जाता है, फ्लोएम उत्तक। कौन ले जाता है, फ्लोएम उत्तक ले जाता है ना। अब बताओ भोजन किधर जाएगा,
नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो सगरो जाएगा, क्योंकि भोजन तो सबको चाहिए ना। यहाँ भोजन बन गया तो ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ऊपर में जो भाग है उसको भी भोजन चाहिए, नीचे में जो जड़ है उसको भी भोजन चाहिए। तो भोजन का परिवहन किधर होता है? ऊपर नीचे दोनों। जल का परिवहन किधर होता है? सिर्फ ऊपर की ओर, यानी एक दिशिक। लेकिन भोजन का परिवहन किधर होता है? ऊपर नीचे दोनों। यानी भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा दुदिशिक होता है। दुदिशिक यानी दो दिशा में होता है, ऊपर भी नीचे भी। समझ आ गया इतना? इतना बता दे तुम लोग को। फिर यहाँ ध्यान दे, जायलम में जो है ना, ये जायलम में जो जल को ले जाता है, जायलम में जो जल को ले जाता है ना, तो जायलम में पाया जाता है क्या? जायलम में जल ले आने काम करता है। जायलम क्या कहता है? जल ले आने काम करता है। तो जल ले आने वाला जो पाइप होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? और एक जो वाहिकाएं हो गया मोटा पाइप, क्या हो गया? और मोटा पाइप से जो पतला पाइप होता है उसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं। क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं। तो पूछेगा कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं किसका भाग है? तो बोलना जायलम उत्तक का। किसका बोलना? समझ रहा तुम लोग को? वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं किसका भाग है? जायलम उत्तक का। अब फ्लोएम जो है ये क्या ले आता है? भोजन। क्या ले आता है? तो फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम उत्तक जो है ये क्या ले आता है? भोजन। क्या ले आता है? भोजन। अब भोजन जैसे मान लो आटा क्या है? भोजन है। तो भोजन को क्या करते हैं? हम चालते हैं। तो इसमें याद रखना है, इसमें कौन सा उत्तक पाया था? तो पाया था चालनी। क्या पाया था? पूछेगा चालनी उत्तक। चालनी उत्तक किसे पाया थे? तो बोलना फ्लोएम में। कैसे रखना है? फ्लोएम ले आता है भोजन को। याद कैसे रखना है? तो फ्लोएम ले आता है और भोजन को हम क्या करते हैं? चालते हैं। जैसे आटा को चालते हैं ना, तब भोजन को चालते हैं तो चालनी उत्तक। तो चालनी किसने पाया था? चालनी कोशिकाएं किसने पाया था? उत्तक नहीं, कोशिकाएं। चालनी कोशिकाएं किसने पाया था? तो चालनी कोशिकाएं पाया था फ्लोएम में। किसने पाया था? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलेंगे वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं किसने पाया था? जायलम में। चालनी कोशिकाएं किसने पाया था? फ्लोएम में। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये सब पढ़ा चुके तुम लोग को। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे वाष्पोत्सर्जन। क्या बताए थे? पेड़ पौधा तो पानी पी लिया, जैसे जड़ के द्वारा पानी ले लिया, जायलम उत्तक के मदद से पानी पी लिया। अब वो पानी को बाहर भी करेगा ना, बाहर नहीं करेगा। तो बाहर किससे करेगा? तो पेड़ पौधा के जो बाहरी भाग है उसी से बाहर ना होगा, उसी से नहीं बाहर होगा। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, खाली पीते हैं कि बाहर भी करते हैं? पसीना उसीना द्वारा बाहर होता है, मूत्र के रूप में बाहर होता है। इसलिए पेड़ पौधा से पानी क्या होगा? बाहर होगा। तो पानी पेड़ पौधा से जो पानी बाहर होगा, कौन भाग से बाहर होगा? तो बाहरी भाग से। कौन भाग से? और बाहरी भाग को बोलते हैं वायवीय भाग। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पूछेगा क्या? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसे पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को रिवीजन करा रहे हैं, पता है ना? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो बोलना है पेड़ पौधा के वायवीय भाग। वायवीय भाग बोले तो बाहरी भाग। वायवीय भाग बोले तो बाहरी भाग से वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कोई दिक्कत है? वाष्पोत्सर्जन में कोई दिक्कत है? अब कितना वाष्पोत्सर्जन होता है ध्यान दे। अगर मान ले पेड़ पौधा है 100 लीटर पानी पिया, कितना पिया है? 100 लीटर पानी पिया है ना, तो उसमें से 90 लीटर पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, और 10 लीटर पानी क्या करता है? यूज करता है। 10 लीटर पानी क्या करता है? यूज करता है। बता चुके तुम लोग को। इतना पानी ये क्यों बाहर निकाल देता है? क्योंकि हम लोग की तरह ये घर में पंखा की थी, हम लोग की तरह ये घर में पंखा के नीचे नहीं रहता है, छाँव में नहीं रहता है। ये लोग कहाँ रहता है? धूप में। कहाँ रहता है? ये नहीं कि हम लोग की तरह नसीब हो गया, कूलर चालू कर दिए, पंखा चालू कर दिया ना, आराम से ठंडा में नहीं रहता है। ये लोग कहाँ रहता है? धूप में। कहाँ रहता है? तो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, जितना पानी निकालेगा उतना अच्छा ही लोग को है, क्योंकि सूखेगा नहीं, क्योंकि ये लोग धूप में रहता है ना, और धूप में रहेगा तो पानी ना निकालेगा तो क्या सूख नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी पीता है और पानी उड़ाते रहता है। पानी धूप में क्या करता है? उड़ाते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? हमेशा हरा भरा रहता है, सूखता नहीं है। अब बताए थे तुम लोग को, क्या बताओ हुआ? तुम लोग को बताए थे कि बताओ एक पेड़ पौधा है, कोई भी पेड़ पौधा है, तो अपना जीवन काल में कितना पानी पीता है? बताए थे ना? कोई भी पेड़ पौधा है तो अपना जीवन काल में, यानी जब तक वह जिंदा रहा, शुरू से लेके अंत तक जब तक वह जिंदा रहा, तो वह कितना पानी पीता है? तो अपने 2-4 में होश में जाएगा। वह अपने भार के 100 गुना, 10 हो गया। अब 5 kg पौधा है तो 10 पी जाएगा। वो अपने भार के, तो वो भी पेड़ पौधा अपने जीवन काल में कितना पानी पीता है?
तो वह अपने भार का 100 गुना पानी 100 गुना पानी पीता है। 10 केजी के 10 गुना 100 कर देंगे, 50 केजी के 50 गुना 100 कर देंगे, 100 केजी के 100 गुना 100 कर देंगे। समझ आ रहा है ना? तो कोई भी पौधा कितना पानी पीता है, तो वह अपना भार का 100 गुना, वह अपने भार का 100 गुना। ये सही बता चुके थे, वास्तव सही बता दिया ना। एक होता है स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण समझ रहे हैं ना? स्थान का अंतर यानी स्थान का बदली होना, स्थान का सही। ये मार्कर है, यहाँ से उठा के अभी हाथ में दे दिए थे। क्या हुआ? स्थानांतरण। क्या हुआ? क्योंकि तो यह स्थान से यह स्थान पर चल गया ना, तो स्थानांतरण। तो स्थानांतरण किसे कहेंगे? तो बोलेंगे पेड़ पौधा के द्वारा जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ, जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है। कोई दिक्कत है? अरे इसको उठा के हम यहाँ दिए कर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चल गया, तो स्थानांतरण कहलाएगा ना। तो फिर कहेगा स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो बोलना है जल, खनिज पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ, जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है। कोई दिक्कत है? फिर आप पढ़ेंगे किसमें? जंतु में पढ़ेंगे कैसे होता है, मतलब परिवहन कैसे होता है। और जंतु में किसमें? मनुष्य में। कैसे पढ़ेंगे? मनुष्य में। ये सब तुम लोग को रिवीजन करा दिया, इतना तुम लोग को पढ़ा चुके थे, पता है ना? इतना पढ़ा दिया ना। बंदर चल यहाँ ध्यान दे, इतना तुम लोग बता दिए थे। अब तुम लोग जो है चैनल मेरा नया है जगदेव ब्लॉग, इसको जाके तुम सब्सक्राइब कर लो। जगदेव ब्लॉग ये मेरा ये चैनल है, ठीक है ना? मेरा फोटो देकर सब्सक्राइब करना है। और मेरा सब वीडियो अगर नहीं मिला है तुम लोग को, तो मेरा फोटो पर क्लिक कर और प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाए, सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? चलो क्या पढ़ेंगे अब? हम पढ़ेंगे मनुष्य में कैसे होता है, मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। हम लोग के शरीर में परिवहन कैसे होता है? हम लोग भी पानी पीते हैं ना, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं ना, CO2 छोड़ते हैं ना, हम लोग भी भोजन खाते हैं ना। इसका परिवहन कैसे होता है? परिवहन कैसे होता है ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो देखें यहाँ पर मनुष्य में परिवहन, मनुष्य में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में परिवहन। परिवहन यानी हम लोग के शरीर में परिवहन कैसे होता है। तो हम लोग में परिवहन करने वाला 3 अंग है। कितना अंग है? एक पहले है हृदय। क्या है? हृदय के किस तरह है? हृदय मोटर की तरह है, मोटर की तरह। मोटर तुम देता है ना, मोटर क्या करता है? इधर से पानी खींचता है और उधर से धक्का दे देता है, तो जिधर जाना चाहिए उधर से फैल जाता है ना। उसी प्रकार हम लोग का हृदय है। क्या है? पूरा शरीर से ब्लड को ग्रहण करता है। हृदय क्या करेगा? पूरा शरीर से ब्लड को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण करके कस के वहाँ धक्का दे देगा। क्या करेगा? धक्का दे देगा, फिर पूरा शरीर में क्या फैल जाएगा। क्या होगा? हृदय कैसे काम करता है? हृदय काम करता है मोटर की तरह। कैसे करता है? हृदय काम करता है जैसे पंप की तरह। कैसे काम करता है? अब हृदय तो खून को धकेल दिया, हृदय क्या किया? खून को धकेल दिया, लेकिन उसको ले जाने वाला पाइप चाहिए ना, तो उस पाइप को बोलते हैं क्या? रक्त वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ। यानी हम लोग के जो परिवहन तंत्र होता है, मनुष्य में जो परिवहन तंत्र होता है, वो 3 चीज से मिलकर बनता है। तंत्र होते बताए थे बहुत सारा, तंत्र तो बताए थे। जब बहुत सारा अंग मिलता है तो क्या बोलता है? तंत्र। क्या बोलता है? तो हम लोग का तंत्र बनता है पहले हृदय। एक होता है हृदय। क्या होता है? दूसरा होता है रक्त। क्या होता है? रक्त हो गया गाड़ी। जैसे मोटर क्या करता है? मोटर पानी खींचता है, तो मोटर वो हो गया, तो मोटर हो गया हृदय, मोटर हो गया। और पानी खींचता है, तो यहाँ क्या खींचेगा? यहाँ रक्त। यहाँ क्या खींचेगा? तो मोटर खींचता है पानी, उसी प्रकार यहाँ हो गया रक्त। यहाँ क्या हो गया? और रक्त को क्या करेगा? रक्त जैसे पानी जाने के लिए पाइप चाहिए, तो रक्त को जाने के लिए क्या चाहिए? पाइप। क्या चाहिए? तो उस पाइप को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियाँ, रक्त जाने वाला पाइप, रक्त जाने वाला पाइप। तो ये तीनों चीज मिलकर किसका निर्माण करता है? तीनों चीज मिलकर निर्माण करता है परिवहन तंत्र का। कैसे करता है? परिवहन तंत्र, परिवहन। कोई दिक्कत है तुम लोग को? अब पढ़ेंगे पहले हम रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रक्त बोले तो खून, रक्त बोले तो खून, बोले तो ब्लड, खून बोले तो ब्लड। इसके बारे में पढ़ते हैं। रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुमको बताए थे कि ब्लड क्या है? तो ब्लड एक क्षारीय द्रव्य है। बताए थे ब्लड का क्षारीय क्यों है? तो इसका pH मान 7 से अधिक है। ये बताए थे।
तो रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त है क्षारीय द्रव। क्या है? क्षारीय द्रव। क्षारीय बोले तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। यानी इसका पीएच मान कितना बताए थे तुम लोग को? इसका पीएच मान तुम लोग को बताए थे 7.4। 7.4 तुम लोग को बताए थे ना कि 7 से कम है तो उदासीन, 7 से ज्यादा है तो भस्म। भस्म बोले तो क्षार, वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अगर 7 है तो क्या? उदासीन। क्या है? उदासीन। बताए थे ना ये 7 से अधिक है ना, ये क्या होगा? क्षार। क्या हो गया? और रक्त क्या करता है? तो रक्त पूरा शरीर को जोड़ के रखता है, नहीं जोड़ता है? रक्त नहीं जोड़ता है, कहीं भी काटो रक्त मिलेगा, मिलेगा ना। यानी ये पूरा शरीर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यानी पूरा शरीर को यह क्या कर रहा है? संयोज कर रहा है। संयोग मतलब समझ रहा है? संयोग मतलब जोड़ना, संयोग मतलब तो ये पूरा शरीर को क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? और रक्त कैसा है? तो रक्त द्रव अवस्था में। रक्त कैसा है? तो तरल अवस्था में। तरल मतलब समझ रहा है? बहने वाला। बहने रक्त नहीं बहता है, बहता है ना। तो रक्त कैसा अवस्था में? तो तरल अवस्था में। कैसा है? तो पूछेगा रक्त कैसा उत्तक है? तो बोलना रक्त कैसा है? तो तरल है। कैसा है? और ये पूरा शरीर को जोड़ता है। जोड़ना यानी संयोग, जोड़ना यानी। तो रक्त कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त है तरल संयोजी। तरल मतलब बहने वाला, संयोजी मतलब पूरा शरीर को जोड़ने वाला। और कैसा है? उत्तक है। कैसा है? उत्तक है। कैसा है? उत्तक है। समझ आ गया तुम लोग को? तो रक्त के बारे में कितना चीज ध्यान रखना है। ये क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। और ये कैसा है? तो तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है तो उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसमें जो है कितना रक्त पाया जाता है? तो उसका भार का 7%। उसका भार का 7% रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? उसका भार का 7%। जैसे तुमको पता करना है कि हमारे शरीर में कितना रक्त है, तो अपना वजन तोड़ ले। वजन तोड़ लेगा, जितना तुम्हारा वजन है उसका 7% निकाल दे, उतना तुम्हारा क्या होगा? ब्लड। क्या होगा? ब्लड। समझ आ रहा है ना? ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है 100 kg का। कितना है? 100 kg का है, जिसमें कितना ब्लड होगा? तो इसका 7% कितना होगा? जिसका 1% होगा कितना? 10। कितना होगा? सॉरी 1% होगा 1% होगा 1। तो 7% कितना होगा? 7। कितना होगा? यानी इसमें 7 kg रक्त होगा। कितना होगा? 7 kg। कितना होगा? 7 kg। तो परसेंट निकाल लो। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? एक नॉर्मल व्यक्ति, समझ रहा है ना, सिंपल व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ है, उसका शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। समझ आएगा तुम लोग को? एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना तुम लोग को याद रहेगा ना? अब पढ़ेंगे रक्त के प्रकार। रक्त के तो रक्त जो है ना, रक्त को हम बांटते हैं मेन रूप से 2 भाग में। मेन रूप से रक्त को तुम लोग देखेगा, एक होता है ठोस वाला भाग। एक क्या होता है? एक होता है ठोस वाला भाग और एक होता है पानी वाला भाग। जैसे क्या रहता है, शरबत को हम बनाते हैं ना, तो शरबत में चीनी घुल गया तो चीनी क्या हुआ? चीनी हुआ ठोस भाग। और पानी क्या होगा? द्रव वाला भाग, बहने वाला भाग हुआ। रक्त में भी 2 प्रकार होता है। क्या होता है? एक ठोस वाला भाग, एक पानी वाला भाग। एक पानी वाला भाग यानी बहने वाला भाग। तो रक्त में क्या होता है? रक्त में होता है 2 भाग में बांटते हैं। तो कितना भाग बांटते हैं? ये बांटते हैं कौन? तो बांटते द्रव वाला भाग। ये क्या होता है? द्रव वाला भाग बोले तो यानी बहने वाला भाग, यानी पानी वाला भाग, पानी वाला। और एक होता है ठोस भाग। ये क्या होता है? ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग। अब द्रव वाला भाग बोले तो यानी पानी वाला भाग। तुम्हें देखता है ना, अगर ब्लड चेक करवाया होगा तो बंदर यहाँ ध्यान दे, थोड़ा फेंक देंगे ना। अगर तुम्हें ब्लड चेक करवाया होगा तो ब्लड चेक जब करता है ना, तो इस तरह जब उसको घोलता है तो रहता है, तुम्हें पीला वाला भाग अलग हो जाता होता है। अगर तुम्हें पीला वाला भाग होता है ना, वो अलग हो जाता है। और लाल वाला भाग अलग हो जाता है ना। जो पीला वाला जो भाग अलग हो गया वो क्या है? वो है द्रव वाला भाग। वो क्या है? और जो पीला वाला भाग होता है उसी को द्रव वाला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो पीला वाला भाग है वो किसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? समझ गया ना? पूछेगा रक्त में उपस्थित द्रव वाला भाग को क्या कहते हैं? तो बोलना प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? और प्लाज्मा हमारे रक्त में मानव रक्त कितना? 100%। कितना है? 100% है। तो 100% में से प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 55%। कितना होता है? 55%। जब ये 55% है तो ये कितना होगा? 45 होगा। 45 तो ये हो गया ना। 100 में 55 कौन होगा? ये हो गया। ये कितना होगा? ये होगा 45%। कितना होगा? 45%। समझ गया? पूछेगा रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। ठोस वाला भाग कितना होता है? 45%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर यहाँ ध्यान दे। अब प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा जो है बहुत चीज मिलकर बना होता है। ठीक है ना? प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो ध्यान दे। प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है पानी। क्या होता है? पानी। बताते हैं क्या है?
प्लाज्मा होता है पानी, क्या होता है पानी बोले तो जल, क्या बोले जल। अब बता था द्रव वाला भाग यानी पानी वाला भाग उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं। ये तो पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी इससे पानी सबसे ज्यादा होगा। इससे पानी कितना होता है, इससे पानी होता है 90%। कितना होता है 90%। अगर इसको हम मान लेते 100%, इसको क्या मान लेते हैं, उसमें कितना प्लाज्मा होता है 90%। कितना होता है। फिर इसमें दूसरा नंबर पर होता है प्रोटीन। कौन होता है प्रोटीन। जो रक्त में प्रोटीन उपस्थित होता है ना, वो पाया जाता है प्लाज्मा। किससे पाया जाता है, अच्छा प्लाज्मा में कितना % प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में कितना %, कितना होता है 7%। कितना होता है 7%। कितना प्रोटीन होता है 7%। फिर प्लाज्मा में होता है कर तभी उछलने लगता है। फिर प्लाज्मा में कितना प्रोटीन होता है 7%। प्लाज्मा में कितना प्रोटीन होता है 7%। कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है 7%। कितना होता है 7%। ठीक है ना। फिर याद रखें प्लाज्मा में होता है अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक तो समझ गए तुम लोग। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो। कार्बनिक मतलब कार्बनिक मतलब कार्बन ओ लग गया मतलब नहीं, वो मतलब यानी जिसमें कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन वो पदार्थ कितना होता है, तो वो पदार्थ होता है कितना, तो वो होता है 0.9%। 0.9% वो कार्बनिक पदार्थ। फिर होता है प्लाज्मा में होता है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है ना। ग्लूकोज कितना होता है, तो ग्लूकोज होता है 0.18%। 0.18%। फिर प्लाज्मा में होता है वसा। क्या होता है वसा बोले तो फैट बोले तो जिससे मोटा होता है आदमी, चर्बी। क्या बोले कितना होता है, ये होता है 0.5%। 0.5 और देखिए यहाँ अकार्बनिक पदार्थ कितना है 0.9% है ना। तो वो कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। तो कार्बनिक पदार्थ कितना होगा, कार्बनिक पदार्थ यानी जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, तो जो कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो जो बच गया शेष बच गया वो क्या होता है, वो होता है कार्बनिक पदार्थ। वो क्या होता है कार्बनिक पदार्थ। वो क्या होता है कार्बनिक पदार्थ। समझा गया ना। प्लाज्मा कितना चीज से मिलकर बना होता है, पानी से, प्रोटीन से और कार्बनिक पदार्थ से, ग्लूकोज से, वसा से और कार्बनिक पदार्थ से। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन होता है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है पानी। कौन होता है पानी। और जल कितना होता है 90%। कितना होता है और प्रोटीन कितना होता है 7%। कितना होता है 7%। और प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, यहाँ रहते प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार के। तो प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है वो देखेंगे। तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है वो होता है, पहला प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। पूछेगा फाइब्रिनोजिन क्या है, तो बोलना है प्रोटीन है। किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है तो प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजिन क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है कौन प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है। उसी प्रकार एक होता है थ्रोम्बिन। क्या होता है थ्रोम्बिन भी क्या है प्रोटीन। क्या है थ्रोम्बिन भी क्या है कौन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन प्रोटीन है। इस प्रकार एक होता है हिपेरिन। क्या होता है हिपेरिन भी क्या है प्रोटीन है। क्या है कौन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। आगे ध्यान दे फाइब्रिनोजिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन जो है ना, जैसे मान लो तुम लोग अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या कहीं कट गया ना, तो ब्लड बहने लगेगा। तो ब्लड बहते रहता है क्या, कुछ टाइम बढ़ गया तो जम जाता है। क्या होता है उसको जमाया कौन, तो जमाता है ये। कौन जमाता है, तो पूछेगा कि ब्लड जमाने वाला प्रोटीन कौन है, तो बोलना है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। क्या बोलना है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लड को जमाता है। ये ब्लड को जमाता है। ब्लड को दूसरा जब कट उठ जाता है, हाथ उठ कट जाता है या कोई भी शरीर का अंग कट जाता है, तो उसको तो ब्लड जम जाता है। तो जमाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो बोलना है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। लेकिन तुम ध्यान दे कि जब कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो वो क्या तो जम जाता है। वो क्या होता है, लेकिन अंदर में काहे ना जमता है, अरे अंदर में भी तो ही है ना, फाइब्रिनोजिन अंदर में भी है। तो अंदर में ही काहे ना जमा पाता है खून को, बाहर आने पर भी क्यों जमाता है। तो ध्यान दे, तो अंदर में जो है ना, अंदर में याद है हिपेरिन। ये क्या है हिपेरिन जो है ना, अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है। ये कहता है हिपेरिन बोलता है, बोलता है जब तक हम है अंदर में तब तक फाइब्रिनोजिन को ही मार के रखता है। क्या करता है हिपेरिन, क्या करता है हिपेरिन जो है फाइब्रिनोजिन को बोलता है खबरदार। क्या बोलता है तुम अंदर में ब्लड को जमा नहीं सकता है। कौन बोलता है हिपेरिन बोलता है किसको, इसको बोलता है कि अंदर में तुम ब्लड को जमा नहीं सकता है जब तक हम जिंदा है। हिपेरिन क्या बोलेगा, जब तक हम जिंदा है तुम ब्लड को जमा नहीं सकता है। कौन बोलता है
हिपेरिन, यानी शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त को जमने को नहीं देता है। हिपेरिन को नहीं देता है, हिपेरिन नहीं तो शरीर के अंदर जम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड को जमने को नहीं देता है, जमने नहीं देता है। कौन नहीं देता है? तो हिपेरिन को नहीं देता है। लेकिन जैसे ही शरीर के कोई भी अंग करता है ना, तो जैसे खून बाहर निकलता है ना, तो बेचारा यही मर गया। कौन मर गया? हिपेरिन। यानी शरीर के अंदर ही जिंदा है और शरीर से जैसे बाहर निकलेगा तो हिपेरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब हिपेरिन मर जाएगा तो उसका मन बढ़ जाएगा। क्या हमको रोकने वाला कौन है? ये क्या करेगा? तो ब्लड को जमा देगा। तो इससे काम क्या है? ब्लड को जमाना। क्या है? ब्लड को जमाना। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा यानी बाहर निकलेगा तो हिपेरिन मर जाएगा। हिपेरिन जब मर जाएगा तो फाइब्रिनोजेन पर कंट्रोल रखने वाला कौन है? ये कंट्रोल रखने वाला कौन है? ये क्या करेगा? ब्लड को जमा देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड, इसका काम है ब्लड को जमाना, ब्लड को जमाना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? इतना जल्दी तुम लोग लिखा पढ़ाएंगे ठोस बात। क्या पढ़ाएंगे? ठोस बात। प्लाज्मा खत्म हो गया, प्लाज्मा खत्म हो गया। जल्दी कर, बहुत दिन से तुम लोग नहीं लिख रहा है। चलिए ध्यान दे, हम क्या पढ़ा रहे थे? रक्त। क्या पढ़ा रहे थे? रक्त पढ़ा रहे थे। रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो या इसको अथी दाते भाषा बोले तो खून। क्या बोलते हैं? खून। क्या बोलते हैं? रक्त को बताया था। अभी रक्त को हम बांटे दो भाग में। कितना भाग बांटे थे? एक बांटे थे पानी वाला भाग यानी द्रव वाला भाग, एक बांटे थे ठोस वाला भाग। ये बात है ना? एक बांटे थे हम द्रव वाला भाग को बोले थे प्लाज्मा। क्या बोले थे? प्लाज्मा। क्या बोले थे? प्लाज्मा। क्या बोले थे? ये कितना परसेंट था? ये था 55%। 55। अगर रक्त को बोलेंगे हम 100%, तो इसमें 55% क्या है? प्लाज्मा। क्या है? तो एक बाटे थे ठोस वाला भाग। क्या बोले थे? ठोस वाला भाग। ठोस भाग कितना था? 45%। कितना था? 45%। जितने था ना। तो हम लोग तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए पूरा अच्छा से। प्लाज्मा पढ़ लिए ना। अब क्या पढ़ना है? ठोस भाग। क्या पढ़ना है? ठोस भाग पढ़ना है। कौन भाग पढ़ना है? ठोस भाग। ठोस भाग को बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? ठोस भाग को बांटते हैं हम 3 भाग में। कितना भाग में? पहला जो होता है उसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। अब इसका भी जैसे तुम लोग का भी 2-3 नाम है ना। लेला भी बोलते तुम ही लोग सुनता है, गधा भी बोलते तुम ही लोग सुनता है। तुम लोग के 2-3 नाम है ना। इसी प्रकार ये लोग के भी क्या है? 2-3 नाम है। क्या है? ये लोग के भी क्या है? 2-3 नाम। कितना नाम है? इसका दूसरा नाम देखते क्या था? लाल रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं हम क्या? लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? जब बंदर यहाँ ध्यान देगा। एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कोशिकाएं। एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कोशिकाएं। इसकी श्वेत रक्त कोशिका पूछेंगे तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। क्या है? इसका दूसरा नाम पूछे थे क्या बताया? अपना दूसरा नाम क्या बताया? ल्यूकोसाइट्स। क्या बताया? उसको पूछेंगे तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बताएगा रक्त बिंबाणु या रक्त बिंबाणु होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताएगा ये अपना दूसरा नाम? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बताएगा? थ्रोम्बोसाइट। सुना गया ना? तो हम पूछे थे इसका लाल रक्त कोशिका पूछा तुम्हारा दूसरा नाम बताया। तो बताया एरिथ्रोसाइट। क्या बताया? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कोशिका पूछा तुम अपना दूसरा नाम बताओ। तो क्या बताया? ल्यूकोसाइट। इससे पूछा कि तुम अपना दूसरा नाम बताओ। क्या बताया? थ्रोम्बोसाइट। और सबका तीसरा नाम पूछते। कौन नाम पूछते? तीसरा नाम पूछते हैं। इसका तीसरा नाम क्या होगा? लाल से क्या बोलेंगे? आर ना होगा। आर से रेड। आर से रेड। और रक्त का ब्लड। और सी मतलब सेल। या कार्पल सेल्स। क्या बोलते हैं? तो हो गया RBC। क्या हो गया? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? RBC। R फॉर रेड, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल या कार्पल सेल्स। रेड ब्लड कार्पल सेल्स। बोल रेड ब्लड कार्पल सेल्स। उसमें इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो
श्वेत का इंग्लिश क्या होता है? सफेद। श्वेत को बोलते हैं सफेद, और सफेद का इंग्लिश क्या होता है? डब्लू। क्या होता है? यानी व्हाइट। क्या होता है? और रक्त का क्या होगा? बी। क्या होगा? यानी ब्लड। क्या होगा? और कुछ कोशिकाएं को क्या होगा? सेल। क्या होगा? यानी WBC। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? WBC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, या बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। इसका पूछेंगे तुम्हारा तीसरा नाम बता, तो ये बोलेगा मेरा तीसरा नाम है रक्त बिंबाणु। क्या है? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। क्या है? रक्त बिंबाणु। समझ आ गया तुम लोग को? हाँ। तो सबका नाम पता चल गया ना? हाँ। रानत कोशिकाएं बोले, या एरिथ्रोसाइट्स बोले, या RBC बोले। सुनेगा यही, सुनेगा यही। तुम लोग को भी दो तीन नाम से बोलते सुनता तुम भी लोग ना। हाँ। उसी प्रकार श्वेत कोशिकाएं बोले, या ल्यूकोसाइट बोले, या WC बोले। सुनेगा यही। उसी प्रकार प्लेटलेट्स बोले, या थ्रोम्बोसाइट्स बोले, या रक्त बिंबाणु बोले, या रक्त पट्टिकाणु बोले। रक्त पट्टी कानू बोले। सुनेगा कौन? सुनेगा प्लेटलेट। सुनेगा। अब पहले पढ़ते हैं रानत कोशिकाएं के बारे में, फिर पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। किसे पढ़ेंगे? अच्छा, ब्लड का रंग क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल ना होता है। हाँ। तो लाल क्यों होता है? तो बताए तुम लोग को हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। यही बताए थे ना? हाँ। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा बोले तो Fe। लोहा बोले तो Fe। उसी प्रकार तुमको बताया पेड़ पौधा का रंग, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। बताए थे ना? अब बता, अब तुमको बताना है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? लाल है ना? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल यही है ना? यानी हीमोग्लोबिन इसमें बैठा है। किसमें बैठा है? इसमें बैठा है। किसमें बैठा है? तो पहला लिखेंगे क्या? किसमें क्या पाया है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया है? हीमोग्लोबिन किससे पाया है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त या एरिथ्रोसाइट्स या RBC में क्या पाया है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग। अब इसको पूछेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं में पूछेंगे कि इसका जो आकार जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार कैसे होता है पता है तुम लोग को? इसका आकार जो है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है निश्चित। पहले यहाँ जान दो, इसका आकार के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ जान दो हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है? तो हीमोग्लोबिन पकड़ता है ऑक्सीजन को। बताए थे ना? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन फेफड़ा में फेफड़ा में क्या होता है? रक्त। फेफड़ा में क्या होता है? रक्त होता है। और रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? तो हीमोग्लोबिन वहाँ पर देखते रहता है कि जैसे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ लेता है? पूरा शरीर के प्रत्येक कोशिका में। पूरा शरीर के प्रत्येक। तो कौन पकड़ा है? ऑक्सीजन को कौन पकड़ने का काम करता है? हीमोग्लोबिन। क्या करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? तो ये बनाता है, तो उनको पढ़ाया था श्वसन तंत्र में ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ये ऑक्सीजन को पकड़ के पूरा शरीर में घुमा दिया। पूरा शरीर में जब गया तो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया। प्रत्येक कोशिका में जब पहुंचा तो वहाँ पर कौन था पहले से? तो वहाँ तो पहले से ग्लूकोज। कौन था? अब ये क्या किया? तो इसमें ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज को तोड़ दिया। जब ग्लूकोज को तोड़ा तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी करना है ना। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? अब वहाँ ऑक्सीजन तो ना है, अब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाएगा, उसको पकड़ लेगा। उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। अब पकड़ के उसको कहाँ ले जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ ले जाएगा? अब फेफड़ा में ले जाके 2 थप्पड़ देके बाहर। 2 थप्पड़ देके तो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो अब हीमोग्लोबिन जो है किससे रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। क्या? CO2। और CO2 से रिएक्शन करेगा और बनाता है क्या? C मतलब कार्बन। C मतलब यानी बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी। और इसको पकड़ के कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में। कहाँ ले जाता है? क्योंकि फेफड़े से बाहर जाएगा। तो बना लिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। बना लिया ना। अब पूछेंगे इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार जो है निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? यानी लाल रक्त कोशिकाएं का आकार कैसा होता है? और इसका आकार कैसा होता है? तुम लोग को चॉकलेट खाता है ना, कॉपी को खाता है चॉकलेट हुआ ना, तो कॉपी को उसका दोनों साइड कैसे होता है? धसा होता है ना, होता है। इधर से भी क्या होता है? इधर से भी धसा होता है, इधर से भी धसा होता है ना, होता है। तो देखिए धसा हुआ तो क्या है? अवतल। क्या है? इधर से धसा है तो क्या है? अवतल। क्या है? दोनों तरफ से होता है अवतल। क्या होता है? तो जब दोनों तरफ से अवतल तो उसको बोलते हैं, दोनों तरफ को बोलते हैं उभय। क्या बोलते हैं? यानी इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है उभया अवतल। कैसा होता है? उभया अवतल। कैसा होता है? यानी कॉपी को चॉकलेट जो होता है ना, उसी की तरह इसका आकार होता है। समझ आ गया तुम लोग को? इसका आकार कैसा होता है? निश्चित। क्या होता है? लेकिन लाल रक्त कोशिका के पास दिमाग ना होता है, इसके पास दिमाग नहीं होता है। तो कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं केंद्रक को। किसको बोलते हैं? तो आरबीसी जो है ना, लाल रक्त कोशिका जो है ना, ये लाल तो है लेकिन इसके पास दिमाग ना है। दिमाग ना यानी कौन ना है? केंद्रक ना है। क्योंकि कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक। किसको बोलते हैं? यानी इसके पास क्या नहीं है? इसके पास केंद्रक नहीं है। केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यानी जो मेमेलिया वर्ग के जंतु है, ठीक है ना, जो स्तनपायी जंतु है, उसमें क्या होता है? जैसे हम लोग का शरीर में जो रक्त है ना, उसमें दिमागी ना होता है। दिमाग बोले तो केंद्र, दिमाग बोले तो कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्र। किसको कहते हैं? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। समझ आ गया तुम लोग को? यानी इसके पास दिमाग नहीं होता। दिमाग लेकिन अपवाद में याद रखना। अपवाद में किसको याद रखना? अपवाद बोले तो जिसके पास केंद्रक होता है। जिसके पास केंद्रक ऊँट है ना, ऊँट के ब्लड में क्या है? ऊँट के ब्लड के आरबीसी में केंद्रक होता है। केंद्रक ऊँट का एक प्रजाति है लेमा। क्या है? लेमा के भी खून में क्या है? केंद्रक होता है। तो अपवाद में किसको याद रखना? ये दोनों किसको याद रखना? अब बोले कि बताओ लाल रक्त कोशिका तुम कितना दिन तक जीवित रहता है? तो ये लाल रक्त कोशिका जो है ना, यानी जो आरबीसी जो है, ये कितना दिन तक जीवित रहता है? तो ये हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना रहता है? 120 दिन तक। कितना दिन जीवित रहता है? 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना दिन तक? 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना दिन तक जीवित रहता है? 120। कितना रहता है? 120 दिन तक जीवित रहेगा। 120 दिन के बाद ये क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? हमारा शरीर में मर जाएगा। और मरने के बाद एक हमारा शरीर में होता है ब्लड बैंक। क्या होता है? ब्लड बैंक बोले तो वैसा बैंक जहाँ जाके ब्लड जमा होता है, उसको बोलते हैं पलिहा। क्या बोलते हैं? या स्प्लीन। वहाँ जाके क्या होता है? जमा हो जाता है। क्या होता है? अब पलिहा में जमा होता है मरा हुआ कोशिका, इसलिए पलिहा को हम बोलते हैं क्या? आरबीसी का कब्रिस्तान। जैसे मरता है तो हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, उसमें जहाँ रक्त जाता है मरने के बाद, उसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो बोलना है पलिहा को। किसको बोलना है? या उसी को हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? या उसी का दूसरा नाम है स्प्लीन। क्या है? तो उसके बारे में तुम लोग पहले पढ़ना है। तो 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन तक। कितना दिन तक? यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर बोलेंगे इसको क्या? यहाँ डाल दो 120 दिन तक जीवित रहा। क्या ये कितना दिन तक जीवित रहा? 120 दिन तक। आज तुम लोग पूछेंगे बता कि खून में ये तीनों यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों सबसे ज्यादा कौन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है यही। कौन होता है? क्योंकि खून ज्यादा बताओ। ये श्वेत खून हम लोग को श्वेत दिखता है क्या? ज्यादा लालन दिखता है। यानी हम लोग के खून में क्या है? ज्यादा लाल भाग है। यानी पूछा कि हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा कौन होता है? ये तीनों में से कौन होता है? तो बोलना है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी सबसे अधिक होता है। आरबीसी सबसे यानी आरबीसी सबसे अधिक होता है। आरबीसी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किसमें सबसे अधिक होता है? तो ये तीनों में से सबसे अधिक कौन होता है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तुम लोग को? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वेत रक्त कोशिकाएं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं के बारे में। अब यहाँ ध्यान दो, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ना, यहाँ ध्यान दो, श्वेत रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं हम अपने क्या बोलते हैं? ब्लड। एक था श्वेत रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड। इसे क्या बोलते हैं? यानी जो हमारा खून में जो है ना, बॉडीगार्ड के रूप में यही है। बंद यहाँ बैठेगा सामने आके, आएगा यहाँ पर सामने, बाजी कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? ये हमारे खून में बॉडीगार्ड के रूप में रहता है, सैनिक के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? तो इसको बोलते हैं बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? यानी हमारे खून में बॉडीगार्ड बोले तो सैनिक के रूप में कौन उपस्थित रहता है? तो WBC ये रहता है बॉडीगार्ड के रूप में। किस रूप में रहता है? बॉडीगार्ड के रूप में। यानी मान लो हम लोग के शरीर में आ गया कोरोना वायरस। क्या आ गया? तो कोरोना वायरस से कौन लड़ेगा? किसी को मान लो कोरोना हो गया तो कोरोना से कौन लड़ेगा? ये लड़ेगा। ये लड़बे नहीं करेगा, टुकुर टुकुर देखेगा।
ये भी टुकुर टुकुर देखेगा। ये क्या करेगा? लड़ेगा कौन? श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन लड़ेगा? कोरोना वायरस से यही लड़ेगा। अगर ये कोरोना वायरस से लड़ने में जीत गया तो कोरोना हमको नहीं होगा। अगर हार गया तो क्या हो जाएगा? कोरोना क्या हो जाएगा? चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मलेरिया हो या कोई टीबी हो या कोई भी बीमारी हो, सबसे लड़ता कौन है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। सबसे कौन लड़ता है? यानी हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु या कीटाणु कोई भी आता है तो उससे लड़ता कौन है? लड़ता है सैनिक। कौन लड़ता है? और सैनिक हमारे शरीर का कौन है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त ये लड़ेगा। अगर ये जीत गया तो हमारे शरीर को बीमारी नहीं होगा। अगर हार गया तो क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी। अब बताइए, बॉडी गार्ड है क्या है? तो बॉडी गार्ड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कभी कहाँ लड़ने चल जाए, कभी कहाँ लड़ने चल जाए, उसका कोई निश्चित आकार होता है। इसका आकार कैसा था? इसका आकार यानी आरबीसी का आकार था निश्चित, लेकिन इसका आकार होता है अनिश्चित। क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? तो बोलना इसका आकार कैसा होता है? ओ निश्चित। कैसा होता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बता, इसके लाल रक्त कोशिका है, इसके पास दिमाग था, तो यानी दिमाग बोले तो केंद्रक था, केंद्रक उपस्थित नहीं था। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये तो सैनिक है। तो सैनिक के पास तो दिमाग रहना चाहिए ना, नहीं तो अपने आदमी मार देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो सैनिक के पास दिमाग होना चाहिए। इसके पास दिमाग होता है। इसके पास क्या होता है? दिमाग बोले तो केंद्रक, दिमाग बोले तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक। किसे कहते हैं? इसके पास केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। अब तुम लोग बता, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा? अगर इसके पास हीमोग्लोबिन रहता तो सफेद होता क्या? श्वेत होता क्या? तो लाल होता। इसके पास हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन कोई दिक्कत है तुम लोग को? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन ना है तो इसका रंग कैसा है? रंगहीन। कैसा है? रंगहीन बोले तो श्वेत, रंगहीन बोले तो इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन। कैसा हो गया? अब बता, ज्यादा दिन तो जीवित ये रहेगा कि ये रहेगा? तो सैनिक है, इसको तो हमेशा लड़ते रहना है। कखनी मर जाएगा ना, मुश्किल है। ये तो आराम से घर में स्मोच कर रहते हैं। 120 दिन तो जिंदा है, लेकिन ये जितना रहेगा। ये क्या होता है? इसका जीवन काल होता है कितना दिन? इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। कितना होता है? 3 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। कितना दिन होता है? जीवन काल कितना दिन होता है? अब बात करते हैं कि लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ये सब बनता कहाँ है? शरीर में तो कहीं बनता होगा ना। तो कहाँ बनता? तुम लोग पता है? तुम लोग खाता होगा कि पाठा खस्सी खाता होगा तो उसका हड्डी को तुम लोग खींचता है ना। तो हड्डी में जो खोल होता है ना, उसको बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं इंग्लिश में हड्डी को बोलते हैं अस्थि। क्या बोलते हैं? और उसके बीच में जो खोल होता है उसको बोलते हैं मज्जा। क्या बोलते हैं? मज्जा। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो तुम पाठा या बकरी या खस्सी खाता है ना, उसका हड्डी को खींचता है ना, तो हड्डी के बीच में जो खोल होता है वो क्या, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो हम लोग का जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट से क्या बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। क्या बनता है? अस्थि मज्जा में। पूछेगा आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। समझ गए तुम लोग अस्थि मज्जा कैसे कहते हैं? तो हड्डी के बीच में जो खोल होता है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? ये कहाँ बनता है? तो बनता कहाँ पर है? बनता है कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। और ये भी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बोले तो हड्डी के बीच में जो खोल होता है इसको तुम लोग खींच के खा जाता है। समझ गया ना? इतना तो कोई दिक्कत है? इतना तो कोई दिक्कत है? अब आता है प्लेटलेट्स। किसमें आते हैं? प्लेटलेट्स क्या करता है? तो बताया था तुम लोग को, रक्त का थक्का कौन जमाता था? रक्त का थक्का जमाता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। लेकिन पूछेंगे फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के अलावा, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के तो तुम लोग के घर में खाना बनाता है, खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाता है। मम्मी के अलावा कभी कभी कोई नहीं बना देता है। उसमें रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। लेकिन उसके अलावा और कौन जमाने में मदद करता है? तो और जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। कौन जमाने में मदद करता है? यानी प्लेटलेट्स का भी काम है क्या? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। और प्रोटीन में कौन जमाता है? तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। समझ आ गया? जब डेंगू बुखार होता है, कौन बुखार? डेंगू ना होता है? डेंगू बुखार ना होता है? डेंगू बुखार कब होता है? जब एक मच्छर काटता है। कौन सा मच्छर? तो मच्छर का नाम है, मच्छर का नाम है एडिस। क्या है? जब वो मच्छर काटता है ना, जब वो मच्छर काटता है तो क्या होता है? डेंगू बुखार। क्या होता है? जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या हम लोग शरीर में कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। यानी प्लेटलेट की संख्या क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। मृत्यु भी। तो प्लेटलेट कैसे बढ़ता है? प्लेटलेट्स बढ़ता है कैसे? तो बकरी का दूध पीने पर। कैसे बढ़ता है? बकरी का दूध पीने पर क्या होता है? बकरी के दूध पीने पर हम लोग शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। इसलिए तुम देखा होगा कि जिसको डेंगू बुखार होता है ना, उसको बकरी का दूध बोलता है देने पीने। देखा है तुम लोग? सुना है?
सब बंद रहे यहाँ जोर हुआ। तुम लोग सुना है? नाम सुने बकरी का दूध पीने से क्या होता है? प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ता है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। और ये कम कब होता है? ये मरने कब लगता है? जब डेंगू बुखार होता है, जब डेंगू बुखार होता है। तो कोई दिक्कत है? अब बताते कि तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है? तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है? आरबीसी। कौन होता है? सबसे कम कौन होता है तीनों में? सबसे कम कौन होता है? सैनिक होगा। ऐसे मान लो देश में, हमारे देश में कितना जनसंख्या है? 135 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़। 30 करोड़ लेकिन सेना कितना है? बहुत कम है। तो सेना बहुत कम होता है ना, लेकिन खाली बॉर्डर पर नहीं रहता है। तो सेना सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा ये। कौन होगा? ये, क्योंकि ये 3-4 दिन में मर जाता है। सबसे कम यही ना होगा। सबसे कम कौन होता है? सबसे कम होता है कौन? तो सबसे कम होता है कौन? WBC। कौन होता है? तो पूछेगा हमारे खून में ये तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होता है? तो RBC। कौन होता है? हमारे ब्लड में सबसे कम कौन होता है? तो WBC। सबसे अधिक RBC, सबसे कम WBC। और ये क्या होता है? बीच में होता है, यानी ये RBC से कम और WBC से ज्यादा होता है। कौन होता है? आप पूछेंगे कि ये तीनों का मात्रा कितना होता है ब्लड में? ये तीनों की मात्रा हमारे ब्लड में कितना होता है? ध्यान दें, ये तीनों की मात्रा होता है ना, ये हमारे ब्लड में कितना होता है? तो मान लो ये 600 है। कितना है? 600 है। अगर ये 600 है तो कितना होगा? एक को कितना होगा? समझ रहा है ना? यानी एक सैनिक 600 गोटा का रक्षा करेगा। अगर ये 600 संख्या है, इसका संख्या कितना होगा? एक। कितना होगा? और जब ये एक है तो इसका संख्या कितना होगा? इसका होगा 40। कितना होगा? 40। समझ गया ना? समझ गया ना? तो ये तीनों का अनुपात कितना होता है? अगर ये 600 है तो ये कितना होगा? एक होगा। और ये कितना होगा? 40 में हमारे ब्लड में। कितना? हमारे ब्लड में। जब ये अनुपात में है तो हमारा ब्लड ठीक है। अगर इस समय कोई वो कम हो जाता है, देखो RBC जब कम होता है ना, जब RBC कम होगा तो RBC में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो RBC कम हो जाएगा यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया। यानी हीमोग्लोबिन कम हुआ यानी क्या होगा? हम लोग को हीमोग्लोबिन क्या कहता था? ऑक्सीजन को पकड़ता था। तो ऑक्सीजन को लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या होता है? यानी RBC जब घटता है तो हीमोग्लोबिन घट गया, क्योंकि RBC में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? जब हीमोग्लोबिन घट गया तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो ऑक्सीजन का पकड़ने वाला ना है, तो क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन घटता है यानी RBC घटता है तो हम लोग को क्या होता है? श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है। श्वास लेने में प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं? बच्चा में सुना है ना कि बच्चा में निमोनिया हो गया। निमोनिया होता है तो क्या होता है? श्वास लेने में दिक्कत ना होता है? होता है दिक्कत होना। निमोनिया कहाँ होता है? फेफड़ा में। क्योंकि हम लोग श्वास कहाँ लेते हैं? फेफड़ा में लेते हैं। यानी RBC की कमी से हम लोग को क्या होता है? कि इसकी कमी से हम लोग को क्या होता है? तो निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया खासकर बच्चा में होता है। होता है बच्चा में। पता है ना? इतना तुम लोग समझ आ गया ना? तो ब्लड हो गया पूरा खत्म। अब पढ़ेंगे खाली हृदय के बारे में। जब हृदय पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है ना? ठीक है, खाली लिख लीजिए।